बात करेंगे बैंक में जमा की जाने वाली राशि और उसके बाद में आयकर विभाग से मिलने वाली नोटिस और उस पर लगने वाली पेनल्टी पर। आज के समय में प्रायः सभी लोगों के बैंक में खाते हैं और एक खाते की अपेक्षा एक से अधिक खाते हैं और खाते जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सेविंग खाता, जिसे बचत खाता कहा जाता है, करंट अकाउंट जो व्यवसायी बंधु यूज़ करते हैं जिन्हें चालू खाता कहा जाता है, बैंक ओडी खाता, बैंक सीसी लिमिट खाता। दोस्तों, बैंक में राशि जमा करते समय आज के समय में विशेष सावधानी रखनी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति के स्वयं के नाम से खाते होते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ जॉइंट खाते होते हैं, व्यापारी बंधुओं के भी बचत खाते होते हैं, सीसी लिमिट खाते होते हैं, बैंक ओडी खाते होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं। आज के समय में देखा जा रहा है कि बैंकों के द्वारा आयकर विभाग को जो हमारे बैंक खाते उससे संबंधित विस्तृत जानकारी दी जा रही है, क्योंकि किसी भी बैंक में आपने कोई राशि जमा करी, उस पे जो ब्याज आपको मिला, तो छोटे से छोटे राशि की जानकारी आयकर विभाग को बैंकों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। अब जैसा हमने बताया कि सभी के आज के समय में बैंक में खाते हैं, उनमें बैंक में राशि जमा की जा रही है और उन बैंकों द्वारा आयकर विभाग को जानकारी दी जा रही है। आयकर रिटर्न भरते समय भी हम लोगों को बैंक के बारे में सभी खातों की जानकारी देनी होती है, उसमें बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। अभी देखा जा रहा है रिटर्न भरते समय कि बैंक में नकदी राशि भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जमा की जा रही है, जिसका कि जमाकर्ता को स्रोत याद होना जरूरी है। अब बैंक में हम राशि कितने प्रकार से जमा कर सकते हैं दोस्तों? हम नकदी, हमारे पास जो कैश होता है, कहीं से हमारे पास कैश आया, हमने वो नकदी जमा कर दिया, हमको हमारे काम से संबंधित कोई चेक मिला, बैंक ड्रॉप मिला, या कभी कभी हमारे क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा जमा हो जाता है, नेट बैंकिंग के माध्यम से हमारे खाते में पैसा जमा हो जाता है, आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से पैसा जमा हो जाता है। तो आज के समय में कई प्रकार के माध्यम है जिसके माध्यम से बैंक में पैसा जमा हो रहा है। अब समस्या उस समय उत्पन्न होती है कि जब हम बैंक में कैश जमा कर देते हैं और उसका हमें जो स्रोत, उसका जो माध्यम होता है, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैंकों में एक निश्चित सीमा कर दी गई है कि आपके एक बचत खाता हो या एक से अधिक बचत खाते हो, उसमें एक वित्तीय वर्ष, जो कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होकर, जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल 12 महीने होते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा एक बचत खाते या एक से अधिक आपके बचत खातों में राशि जमा कर दी, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में आयकर विभाग द्वारा आपसे इसका स्रोत, माध्यम जाना जाता है कि भाई आपने जो पैसा कैश जमा किया, एक्चुअल में वो आपकी उस वर्ष की आय है या आपको और किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुई है, तो ये हमें बताना होता है। चूँकि बचत खाता जो होता है सामान्यतः व्यापारी वर्ग से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है, और जो चालू खाता होता है, चालू खाते में भी लिमिट होती है। अभी तो ऐसा कंपलसरी हो गया है कि आपके बचत खाते में साल भर में अगर आपका एक बचत खाता हो या एक से अधिक बचत खाते हो, अगर आपने उसमें साल भर में सभी माध्यमों से कैश जमा किया हो, किसी से मिला चेक जमा हुआ हो, बैंक डीडी हुआ हो, एनईएफटी से पैसा आया हो, आरटीजीएस से आया हो या नेट बैंकिंग से, अगर एक वित्तीय वर्ष में आपके बैंक खाते में दोस्तों अगर 50 लाख से ज़्यादा राशि जमा हो जाती है, तो आपको आयकर रिटर्न भरते समय उसमें जानकारी देना होती है, उसकी अमाउंट बतानी होती है कि साल भर में हमारा इतना पैसा जमा हुआ। और साथ ही साथ में जब आप आयकर रिटर्न भरते हैं, तो आयकर रिटर्न भरने के पहले आपको 26 टीआईएस, एआईएस देखना होता है, जिसमें कि आपको विस्तृत कैश के बारे में जो आपके बैंक खाते में राशि जमा हुई है, उसकी जमा राशि की जानकारी भी आपको मिल जाती है। मान लो कि किसी बचत खाते में 20-25 हज़ार रुपये जमा हो गए, 20-25 हज़ार रुपये जमा किए हैं एक बार में। इस तरीके से हर बार में अगर आप बैंक 50 हज़ार से ज़्यादा जमा करते हैं, तो बैंक द्वारा पैन कार्ड की मांग की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में अगर आपने बैंक खाते में 25 लाख रुपए कैश जमा कर दिए, तो वो तो आपके पैन कार्ड पर आयकर विभाग को दिखाई देगा, लेकिन रिटर्न भरते समय जब आपने उसमें अमाउंट दर्शाई है,
तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये इसका माध्यम क्या है, क्योंकि आपकी आय किसी भी माध्यम से हो सकती है। आप कई कर्मचारी हो सकते हैं जिससे आपको सैलरी से इनकम हो सकती है, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो। साथ ही साथ में आप कि अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है और नकद के रूप में किराया आपको मिल रहा है, या फिर आपका व्यवसाय है, पेशेवर हो आप, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हो, या आपको अन्य साधनों से इनकम हो रही है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो इन माध्यमों से आपको इनकम होती है। आप कृषक हो, खेती से आमदनी हो रही है। तो जब आप आपकी इनकम को बैंक में जमा करते हैं, और विशेष तौर से जब नकदी के रूप में राशि जमा करते हैं, तो आपको उसका माध्यम स्रोत याद होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होता है कि आपको आपने बैंक में वित्तीय वर्ष में पैसा तो जमा कर दिया, लेकिन जब आयकर विभाग से नोटिस आया और उन्होंने जब आपसे माध्यम से जानना चाहा कि आपने इतना इतना इस वर्ष में बैंक में नकद राशि जमा की है, तो एक्चुअल में इसका प्राप्त होने का माध्यम क्या था, तो उस समय ये बताना ज़रूरी होता है कि पैसा कहाँ से आया। अन्यथा सेक्शन 69A में और धारा 115 BBE के अंतर्गत 78% पेनल्टी लग सकती है। मान लो आपने बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए और आप उसका स्रोत बताने में नाकामयाब रहे, तो आपको 10 लाख में से 7,80,000 रुपये इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। तो इसके लिए विशेष सावधानी रखें कि जब भी आप बैंक खातों में नकदी जमा करें। अब बैंक खातों में सबके अपने अपने काम के नेचर होते हैं, उसके हिसाब से जमा की जाती है। जैसे जो गृहिणी हो गई, घरेलू हो गए, उपयोग करने वाले बैंक खाते जो कि सामान्यतः बचत खाते का उपयोग करते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो, क्योंकि उनके केस में करंट अकाउंट नहीं खोला जाता। करंट अकाउंट केवल व्यापारी बंधुओं का खोला जाता है। तो उस कंडीशन में चाहे आपके हाउस प्रॉपर्टी से नकदी किराया प्राप्त हो रहा हो, या आपको और कहीं से कैश के रूप में इनकम प्राप्त हुई हो, तो आपको इसका स्रोत याद होना चाहिए और ये जानकारी होना चाहिए कि मैंने इस वर्ष में इतनी इनकम मेरी आय हुई है, उसमें से नकदी के रूप में कितनी थी। और प्रायः ये मैच करना चाहिए आपको कि आपने एक वित्तीय वर्ष में जो भी सेवाएं दी है, आप कई कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों को तो आज के समय में वेतन भी जो होती है, सैलरी भी डायरेक्ट बैंक खाते में उनके एम्प्लॉयर द्वारा जमा की जाती है। उसके अतिरिक्त मान लो आपके बैंक खाते में सैलरी आपकी जमा हो रही है और आपने बैंकों में आपके सेविंग खातों में या एक सेविंग खाते में आपने नगद राशि जमा कर दी पूरे वित्तीय वर्ष में, मान लो 25 लाख रुपए, तो आयकर विभाग को ये जानकारी बैंक के माध्यम से मिल जाएगी कि इनको वेतन तो इतना मिला है, क्योंकि आपके पैन कार्ड के माध्यम से पूरी जानकारी आजकल आयकर विभाग के पास पहुंच रही है, लेकिन इनके बैंक खाते में 25 लाख भी कैश जमा हुआ है। तो वो आपको नोटिस दे के पूछेंगे कि आपके पास ये जो 25 लाख रुपए आपने एक वर्ष में जमा किए नकदी बैंक खाते में, तो एक्चुअल में ये आए कहाँ से आपके पास में। तो आपको ये बताना होगा स्रोत की, जो भी आपका माध्यम होगा कि जहाँ से आपको पैसे प्राप्त हुए कैश के रूप में, और अब जो आपने नकदी बैंक में जमा किए। अब इसमें अगर आप विफल रहते हैं, तो आपको 100 जो सेक्शन है, धारा 115 115 BBE, उसके अंतर्गत 78% 78% पेनल्टी देना पड़ सकती है। तो बहुत भारी पेनल्टी है ये, इस पे विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति के पास पैसा आता है, वो जो भी उनका माध्यम हो, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से और भविष्य में उसे जब इसका उपयोग करना हो, तो उसके उपयोग के लिए वो बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन बैंक में जमा करते समय नकदी जब जमा होती है विशेष तौर से, तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। वैसे भी आज के समय में काफ़ी सख्त नियम हो गए हैं बैंकों के कि आपने अगर वो पैसा जमा किया, चाहे एक बार में कम करो या एक से ज़्यादा बार में करो। जैसे हमने बताया कि सेविंग खाते में जो लिमिट हो गई है, वो हो गई है 50 लाख की। एक वित्तीय वर्ष में 12 महीने में आपने अप्रैल से लेकर मार्च तक, अगर एक वित्तीय वर्ष में आपने 50 लाख से ज़्यादा, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, वो आपने नकदी जमा किया हो, वो आपने चेक के माध्यम से, बैंक डीडी के माध्यम से, एनईएफटी के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, या नेट बैंकिंग के माध्यम से, एक या एक से अधिक बचत खातों में आपके साल भर में 50 लाख से ज़्यादा राशि जमा हो गई है, तो ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग को बैंकों के माध्यम से, बैंक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, और आपको रिटर्न भरते समय भी ये बताना पड़ेगा। और वहाँ पर विशेष तौर से ये हाईलाइट हो जाता है कि कैश कितना जमा हुआ है, तो कैश का आपको प्रूफ देना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर ये पेनल्टी लगेगी आपको। साथ ही साथ में करंट अकाउंट की बात करें, तो जो व्यापारी वर्ग होता है, व्यापारी बंधु होते हैं, उनके द्वारा भी अगर एक वित्तीय वर्ष में 12 महीने में अप्रैल से लेकर मार्च तक के, अगर एक या एक से अधिक करंट खाते में, जिसे चालू खाता भी कहा जाता है, या फिर आपके बैंक
ओडी खाता हो गया या सीसी लिमिट खाता हो गया, जिसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। अगर पूरे वित्तीय वर्ष में चाहे कैश हो, चाहे बैंक के किसी भी चैनल के माध्यम से हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड के माध्यम से, अगर 1 करोड़ से राशि ज़्यादा जमा हो गई, तो ये भी व्यापारी बंधुओं को आयकर रिटर्न भरते समय अपनी जानकारी देना होती है आयकर विवरणी में, कि पूरे वित्तीय वर्ष में इतने करोड़ रुपए इसमें खाते में जमा हुए हैं। और इसमें ध्यान विशेष तौर से ये रखना होता है कि व्यापारी वर्ग की जो इनकम होती है वो उनके सामान्यतः जो करंट अकाउंट होता है उसमें व्यवसाय करने से जो वो सेल करते हैं, उनका टर्नओवर होता है, उससे ही प्राप्त राशि जमा की जाती है। डेली वो जो सेल होता है, टर्नओवर होता है, वो दूसरे दिन जाके जमा करते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग ये करना ज़रूरी है कि साल भर में जितने भी अमाउंट आपके करंट अकाउंट में जमा हुए, जितने भी करोड़ रुपए हुए, उतने का टर्नओवर होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम समझें कि 365 दिन में से जो कि पूरे 12 महीने का होता है वित्तीय वर्ष, उसमें जो रोज़ इन्होंने सेल की, अब सेल वो कैश भी हो सकती है, काउंटर सेल भी हो सकती है, क्रेडिट की भी हो सकती है। जिनको कैश अपन सेल करेंगे, कैश का इनवॉइस बनेगा या बिल ऑफ सप्लाई बनेगा, तो उस कंडीशन में तो आपको नकदी राशि हो जाएगी, आप दूसरे दिन बैंक में जाके जमा कर देंगे। लेकिन कभी कभी टैक्स इनवॉइस बनता है, क्रेडिट इनवॉइस बनता है, जिसमें उधार माल बेचा जाता है। तो जो आपका रिसीवर होता है, आप जब माल बेचते हैं तो आप हो गए सप्लायर, लेकिन जब आपका जो रिसीवर होता है, जो आपसे माल खरीदता है, वो माल खरीदने के बाद में बैंक के किसी भी माध्यम से, चाहे वो अकाउंट पे चेक से हो या डीडी बना के हो या एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो, आपके बैंक खाते और आपके बैंक के आईएफएससी कोड का उपयोग करके या नेट बैंकिंग हो, बैंक में आपके जमा करवाता है। तो उस कंडीशन में आपको देखना होता है कि आप में 365 दिन में, या आप जो डेली सेल कर रहे हो और जो बैंक में जमा कर रहे हो, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मान लो आपका एक दिन का सेल हुआ, काउंटर सेल हुआ, कैश सेल हुआ, मान लो कि 75,000 रुपये, और आपने वहाँ बैंक में जमा कर दिए 1.5 लाख रुपए, तो ये मिस मैचिंग हो जाएगी कि भाई जब आपने कैश सेल 1.5 लाख की है, 75,000 की है, तो आपने 1.5 लाख जो जमा किए, तो बाकी 75,000 कहाँ से आए? तो ऐसा ही कैलकुलेशन आपको साल भर का देखना है कि साल भर में आपने कितना कैश सेल किया, कैश कितना आपके करंट अकाउंट में पैसा जमा हुआ, साथ ही साथ में आपके पूरी टोटल सभी चैनलों से मिला के, चाहे वो कैश सेल हुई हो या क्रेडिट सेल हुई हो, उधार सेल हुई हो, जो भी इनवॉइस बना हो जिस भी नेचर का, तो टोटल साल भर का जो आपका टर्नओवर हुआ, उससे जो आपके बैंक में, चाहे वो एक करंट अकाउंट हो या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट हो, तो उसमें जो डिपॉजिट राशि हुई है तो वो मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो बैंक में आपने सभी चैनलों के माध्यम से जो पैसा जमा हुआ, वो जमा हो गया 4.5 करोड़ रुपए, लेकिन आपकी सेल टर्नओवर हुई है 3 करोड़ रुपए। तो जब 3 करोड़ की आपकी सेल हुई है, आपका टर्नओवर हुआ है, तो आपने 4.5 करोड़ कैसे जमा कर दिए? तो क्या आपके आय के दूसरे और माध्यम है? आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, आपकी सेल हो रही है, ठीक है, आपने सेल के जो जितनी सेल थी उसके हिसाब से डेली आपने पैसा बैंक में जमा किया, लेकिन जो अतिरिक्त 1.5 करोड़ आपका जमा हुआ, तो क्या आपके अतिरिक्त इनकम के साधन थे? क्या आपकी खेती की आमदनी थी? क्या आपने उपज बेच के डायरेक्ट बैंक खाते में पैसा जमा हुआ है? या फिर आपके इनकम के बिजनेस के अलावा और कोई सोर्स थे? क्या आपका बिजनेस के अलावा हाउस कोई रेंट की इनकम आ रही थी, जो कि बैंक चैनल के माध्यम से आ रही थी, जो कि किराएदार आपके सीधे बैंक खाते में जमा कर रहे थे? या आपने उस वर्ष में कोई प्रॉपर्टी बेची थी, जिसके प्रॉपर्टी बेचने पर आपको जो पैसा हुआ वो बैंक के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ, चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ, जो आपने बैंक में जमा किया? या आपने कोई अदर इनकम आपकी थी? तो ये इसकी जानकारी आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गई है साथियों। नहीं तो देखने में आ रहा है कि कैश डिपॉजिट से संबंधित बड़ी मात्रा में आयकर विभाग द्वारा बैंक में जब राशि जमा की जाती है, तो उसके बाद में नोटिस जारी किया जा रहा है, और जब इसका जवाब उचित नहीं जाता है तो बड़ी हेवी पेनल्टी लग रही है। और आपकी जो सेविंग है या आपका जो पैसा है, जो आपने जो आपकी इनकम है, जो आपने मेहनत से कमाया है, तो उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी अधिकतम दर से टैक्स जमा करना पड़ रहा है। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप जमा कर रहे हैं, तो उसका माध्यम क्या हो। और अगर मान लो आपकी इनकम आपको कैश में ही आ रही है, अगर कैश की इनकम है, तो आप जितना बैंक में जमा कर रहे हैं, तो आप ये प्रयास करें कि अगर वो आपकी उस वर्ष की इनकम हो तो उसको घोषित कर दे, जिससे कि आपकी इनकम मैच हो जाएगी कि आपकी इनकम कितनी हुई है और आपने बैंक में जमा किया है। और एक विशेष और ध्यान रखें सेक्शन 269 एसटी का, कि किसी भी कंडीशन में अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि की जा रही हो, अगर 2 लाख रुपए कैश प्राप्त कर लिए जाते हैं, 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा,
अगर उदाहरण के लिए समझे किसी ने 2,10,000 रुपये भी नकदी प्राप्त कर लिए, तो उतनी ही पेनल्टी, उतनी राशि के बराबर पेनल्टी लगेगी। तो आप ये प्रयास करिए कि आपको जो राशि है वो बैंक के चैनलों के माध्यम से प्राप्त हो, तो आप इस पेनल्टी से बच सके। या ज़रूरी हो आपका कैश सेल ही हो, तो आप जो इनवॉइस है वो कम राशि का 2 लाख से कम का बनाए, और अगर ज़्यादा का है तो क्रेडिट का बिल बनाए या बैंक के चैनल के माध्यम से राशि प्राप्त करें। साथ ही साथ में विशेष तौर से ध्यान रखें कि अगर आप किसी से ज़रूरत पड़ने पर लोन या डिपॉजिट ले रहा है, तो उसमें भी सेक्शन 269(s)(t) का ध्यान रखें, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा राशि आप नकदी ले नहीं सकते हो, पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने इसके विपरीत कार्य किया तो आपको 100% पेनल्टी, मान लो किसी से आपने 40,000 रुपये नकदी ले लिए लोन के रूप में, तो आपको 40,000 की पेनल्टी लग जाएगी। तो इसके लिए आप ये प्रयास करें कि अगर आपको आवश्यकता है, आपको किसी से लोन या डिपॉजिट लेना ही पड़ रहा है, तो बैंक के चैनल के थ्रू ले, अकाउंट पे चेक से ले, जो आप उनके बैंक खाते में भी शो होगा और आपके बैंक खाते में भी शो होगा। और उस जो चेक अकाउंट पे चेक से आपने पैसा लिया है, वो भी, उसकी भी फोटोकॉपी आप करके रख लें, तो भविष्य में वो आपके रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगी और आवश्यकता पड़ने पे उसका उपयोग हो सकेगा। तो साथियों, इस सेक्शन 69A, जिसके अंतर्गत कि अगर कैश आप जमा कर देते हैं बैंक में तो आपको उसका सोर्स मालूम होना चाहिए, और सेक्शन 115 BBE के अंतर्गत लगने वाली पेनल्टी जो कि 78% है, उससे बचने के लिए आपको कैश के सोर्स का माध्यम ज्ञात होना जरूरी है। हमने अभी आपको एग्जाम्पल से बता दिया कि आप अगर व्यवसायी हैं तो आपको कैश जमा करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको मकान किराए से आमदनी हो रही है और वो कैश आ रहा हो, तो उसकी आपने काउंटर रखा हो, रसीद देते होंगे आप हर महीने, तो वो जानकारी आपके पास में रह सकती है। साथ ही साथ में अगर आप कोई पेशेवर है, मान लो डॉक्टर है, वकील, इंजीनियर है, और आपकी फ़ीस ही मान लो, आपकी जो वकालत से आपकी जो फ़ीस आ रही है वो मान लो एक वित्तीय वर्ष में अगर आ रही है मान लो 7 लाख, अगर आपने पूरी फीस कैश ली है अपने क्लाइंटों से, सेवा जिनको आपने दी उनसे, तो स्वाभाविक है कि आप 7 लाख रुपए ही बैंक में जमा करेंगे। अगर इसके विपरीत अगर मान लो आपने 17 लाख जमा कर दिए, तो जब आपने 7 लाख रुपए की नकदी फीस प्राप्त की है और आपने बैंक में 17 लाख जमा कर दिए, तो स्वाभाविक है कि आपको उस अतिरिक्त 10 लाख रुपए जो आपने जमा किए वो उसका स्रोत आपको मालूम होना चाहिए। या फिर इसका दूसरा एक कारण हो सकता है कि आपकी जो उस साल की फीस ही 17 लाख रुपए मिली हो, जो कि आपको फिर ITR रिटर्न में बताना चाहिए कि मेरी इस वर्ष 17 लाख की फीस आई है। तो उस कंडीशन में अगर मान लो आप ITR में आपके 17 लाख की फीस के रूप में आय बताते हैं और आपके इसमें बैंक खाते में 17 लाख रुपए जमा हुए कैश, तो मैच हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आपने बताया कि मुझे ITR रिटर्न में अगर आपने बताया कि मुझे फीस ही उस वर्ष में 7 लाख रुपए मिली है और मैंने आपने जमा कर दिया उस खाते में 17 लाख रुपए आपके बचत खाते में, या जो भी बैंक आपके खाते हैं, एक से अधिक खाते, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि 7 लाख रुपए की आपको जो इनकम हुई है आपके पैसे से, और आपने 17 लाख रुपए जमा कर दिए, तो 10 लाख रुपए आपके पास आए कहाँ से। तो अब अगर मान लो आप ये बताने में विफल रहते हैं, तो आपको सेक्शन 269A धारा 115 BB के अंतर्गत ये कठिनाई आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपके पास में जो भी आपने जमा किया उसका स्रोत मालूम होना चाहिए, और उसकी जानकारी जब आपको होगी तो भविष्य में अगर आपको नोटिस आता है आयकर विभाग से, तो आप उसकी जानकारी दे पाएंगे। तो इसके लिए आज के समय में बहुत विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हम बैंक खाते में जो भी पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसके बाद में हमको अगर आयकर विभाग से नोटिस आता है और पेनल्टी से हमको बचना है, पेनल्टी नहीं लगे, क्योंकि पेनल्टी काफ़ी हेवी है आज के समय में, तो उससे बचने के लिए हमको हमारे बैंक खातों में राशि जमा करते समय विशेष सावधानी रखना चाहिए, और आयकर विभाग की जो एक हेवी पेनल्टी है इससे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, हमने आज आपको जो जानकारी दी कि वो बैंक में जब राशि जमा आप करते हैं, ख़ासतौर से जब कैश राशि आप बैंक में जमा करते हैं, तो उस समय अगर आप विशेष सावधानी रखेंगे तो आपको आयकर विभाग से नोटिस जो मिलने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर मान लो आपने इसमें मिसमैच कर दिया कि आपकी इनकम कुछ और है और आपने उससे ज़्यादा बैंक में कैश जमा कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको आयकर विभाग से नोटिस आना स्वाभाविक है। और जब नोटिस मिलेगा तो आपको बाकायदा उसका माध्यम बताना होगा,
कि वो आया किस माध्यम से है। जैसे हमने जनरली बताया कि इनकम के जो सोर्स होते हैं मैनुअली वो 5 होते हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। इसमें होता है कि कोई कर्मचारी है तो उनको सैलरी से इनकम होगी। कर्मचारी प्राइवेट भी हो सेक्टर के हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी हो सकते हैं, क्योंकि जनरली सैलरी जो होती है बैंक खाते में जमा होती है। दूसरा, अगर मान लो आपने इन्वेस्टमेंट अगर रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी में किया तो आपको मकान किराए से आमदनी हो सकती है, एक से अधिक मकान से आमदनी हो सकती है, आप किराया कैश प्राप्त कर सकते हैं, बैंक चैनल के माध्यम से आपके किराएदार से आपके डायरेक्ट बैंक खाते में पैसा जमा हो सकता है। आप इसके साथ ही साथ में अगर आपकी व्यवसाय पैसे से इनकम है, पैसे में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कर सलाहकार, प्रोफेसर जितने भी है प्रोफेशनल जो अपनी सेवाएं दे के अपना मेहनताना प्राप्त करते हैं, उनको भी इनकम हो सकती है। उसके बाद में बिजनेसमैन को हो सकती है। अगर मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करके कोई रियल इस्टेट में कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट या खेत किसी प्रकार का फिक्स एसेट प्रॉपर्टी के रूप में खरीदा था, अगर उसको आप वित्तीय वर्ष में बेचते हैं तो उससे बेचने से आपको जो राशि होती है वो एक उसको उसको बोला जाता है पूंजी लाभ आय, कैपिटल गेन टैक्स। और अगर आपने विभिन्न माध्यमों से और अन्य साधनों से इनकम प्राप्त की है, जैसे मान के चले कोई कमीशन मिल रहा हो, बैंक में एफडी जमा की हो, कहीं से आपको अन्य प्रकार की इनकम हो रही हो, तो ये 5 प्रकार की इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये डिपेंड करता है कि आपके आय के कितने माध्यम हैं और उन आय के जो माध्यम हैं उनसे किस रूप में आपको पैसा जो प्राप्त हो रहा है, क्या कैश में हो रहा है, क्या बैंक चैनल के माध्यम से हो रहा है, और आपने अगर कैश प्राप्त किया तो कितना प्राप्त किया और कितना बैंक में जमा किया, तो मैचिंग होना चाहिए। तो इस सेक्शन से बचने के लिए और आपकी जो वार्षिक आमदनी है उसका मैचिंग हो और आपको जो राशि आप बैंक में जमा करते हैं उससे किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और सेक्शन 115 BBE के अंतर्गत जो 78% टैक्स लगता है अनडिक्लेयर इनकम पर, जो कि हमने अभी आपको विस्तृत रूप से बताया, तो उससे बचने के लिए आपको आपके जो बैंक खाते में या बैंक खातों में आप एक से अधिक जमा कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो साथियों, हमने आज आपको जानकारी दी कि बैंक में जमा करने वाली राशि और उसके बाद में मिलने वाले आयकर नोटिस और उस पर लगने वाले टैक्स के बारे में। आगे भी हम आपको, और अगर मान लो आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर साथियों आप हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ये अवेयरनेस फैलाएं। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।